अस्पताल में डॉक्टर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन सभी के होश उड़ गए। सबकी आंखों से आंसू झलक रहे हैं। गांव के अस्पताल में शिखर के सामने खड़ा डॉक्टर कहता है, दाई के आर्टरीज में ब्लॉकेज है। हमें उनका बाईपास ऑपरेशन करना होगा जल्दी, वरना खतरा और बढ़ सकता है। कुछ दिन का समय है आपके पास, पैसे इकट्ठा कर लीजिए और अभी कुछ दिनों तक ताई को यही रहने दो, हमारी देखभाल में। शिखर डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, ताई को कुछ नहीं होना चाहिए, आपको पैसे मिल जाएंगे जल्दी ही। अभी ताई के दवाई और खर्चे के लिए मैं कुछ पैसे जमा करा दे रहा हूं रिसेप्शन पे। ये सुन डॉक्टर शिखर को आश्वासन देता है और यहां से चला जाता है। डॉक्टर के जाते ही शीना शिखर से कहती है, कैसे करोगे पैसों का इंतजाम? तुम्हें भी पता है कि ताई पैसे नहीं लेने वाली तुमसे। शिखर हामी भरते हुए कहता है, फिक्र मत करो, मैं तब से यही सोच रहा था कि अगर ऑपरेशन करना पड़ा तो पैसे कहां से आएंगे। एक रास्ता सूझा है मुझे। रवि आगे आते हुए पूछता है, कौन सा रास्ता? शिखर बबीता को करीब बुलाता है और उसे अपना प्लान बताता है, जिसे सुन बबीता हामी भर वहां से निकल जाती है। शिखर भी ताई के कमरे की ओर बढ़ ही रहा होता है कि रवि पीछे से कहता है, जब तक ताई ठीक ना हो जाए मैं भी कुछ दिनों के लिए वापस नहीं जा रहा। ऐसे ताई को छोड़कर जाना सही नहीं लग रहा मुझे। ये सुन शिखर भी रवि को गले लगा लेता है और कहता है, अच्छा हुआ जो तू यहां रुक गया, एक दोस्त की सख्त जरूरत है मुझे अभी। रवि को शिखर की ये बात दिल छू जाती है, मगर फिर भी मुंह फेरते हुए कहता है, बस कुछ दिनों के लिए रुका हूं, ताई जैसे ही ठीक हो जाएगी मैं वापस जा रहा हूं। शिखर मुस्कुराते हुए एक हामी भरता है। उसे पता है कि रवि उसका साथ छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है। और अभी डॉक्टर से पता लगा कि आपका बाईपास ऑपरेशन कराना है और आपकी आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है। ये सुनते ही हम आपसे मिलने आ गए। शिखर को पता है कि उसका ये प्लान जरूर काम आएगा। ताई आशा दीदी का दिया पैसा मना नहीं करेगी। और शिखर आशा का समर्थन करते हुए कहता है, ये तो बहुत ही नेक काम कर रहे हो आप, मतलब ताई का पूरा खर्चा आप उठाने वाले हो। आशा हामी भरती है और वहां खड़े सभी आशा की तारीफ और शुक्रिया अदा करने लगते हैं। शिखर की टोली को लग रहा है कि उनका प्लान कामयाब हो गया है, मगर अगले ही पल ताई सबके इस प्लान पर पानी फेर देती है। सुलोचना ताई एक धीमी सी आवाज में कहती है, आप किसी और जरूरतमंद को ढूंढ लो जिसे इन पैसों की जरूरत मुझसे ज्यादा हो।
मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। ये सुन वहां सभी को एक झटका लगता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ताई मना क्यों कर रही है। शिखर एक हैरानी भरी आवाज में पूछता है, क्या हो गया ताई अचानक से? अभी तू परेशान थी कि पैसे कहां से आएंगे, घर बेचने की बात कर रही थी, और अब जो पैसे सामने से चलकर आ रहे हैं तो अचानक से क्या हो गया तुझे? सुलोचना ताई अपना मुंह फेर जवाब देती है, नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद, आप यहां से चले जाइए। आशा और बाकी सब ताई को मनाने की कोशिश तो करते हैं, मगर ताई अपनी बात से टस से मस नहीं होती और हार मानकर आशा को भी यहां से जाना पड़ता है। सबके चेहरे पर फिर एक मायूसी सी छा जाती है। ताई का रवैया देखकर शिखर को यह अंदाजा लग जाता है कि कुछ तो चल रहा है ताई के मन में। शिखर ताई को अपनी कसम देते हुए पूछता है और ताई उसे एक दर्द भरी मुस्कान चेहरे पर लिए बताती है, मेरे पति को वापस पहले जैसा बनाने का यही एक रास्ता है मेरे पास। मुझे भरोसा है कि वो आज भी मुझसे पहले जितना ही प्यार करते हैं, और अगर मेरा इलाज होगा तो वो उनके कमाए पैसों से ही होगा। मुझे अगर बचाना है तो उन्हें शराब छोड़नी ही होगी। अगर इलाज के पैसे लूंगी तो उनके हाथों से ही लूंगी, वरना नहीं। और मानो ताई ने इस बात को मन ही मन ठान लिया हो। सबने ताई को इसके खिलाफ मनाने की कोशिश तो की, मगर यह बात सबको पता है, ताई ने एक बार जिद पकड़ ली तो उन्हें मनाना नामुमकिन है, और ताई की जिद के आगे हार मान सबको यहां से जाना ही पड़ता है। अस्पताल के बाहर खड़े शिखर और टोली इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। शिखर निर्णय लेते हुए कहता है, मैं मनाऊंगा ज्ञान दादा को। शीना शिखर से कहती है, वो नहीं मानने वाले। बबीता भी शीना का समर्थन करते हुए कहती है, मैंने भी देखा है उन्हें, हमेशा नशे में दिखे हैं मुझे। जो आदमी एक पल के लिए नशा नहीं छोड़ सकता, वो अचानक से काम करना शुरू कर देगा पैसा कमाने को, ये मुमकिन नहीं है। रवि भी सर झुकाते हुए कहता है, हाँ, वो इस बात के लिए कभी नहीं मानने वाले। शिखर मुट्ठी बांधते हुए कहता है, इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। सुलोचना ताई को ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकता। वो इंसान ऐसे नहीं मानने वाला, ना ही सुलोचना ताई अपनी जिद से पीछे हटने वाली है। मुझे ही कुछ करना होगा। और इतना बोल शिखर घर की ओर बढ़ जाता है। रवि भी उसके पीछे साथ हो लेता है। शीना और बबीता वहीं रुक जाती है, सुलोचना ताई की देखभाल के लिए। घर पहुंचते ही शिखर ज्ञान दादा को ढूंढने में लग जाता है। पूरा घर छान मार लेता है, मगर ज्ञान दादा कहीं मिलते ही नहीं, और शिखर उन्हें ढूंढने गांव की ओर बढ़ जाता है। गांव के चौक पहुंचकर शिखर आसपास की दुकानों में देखने लगता है। वहीं एक दुकान पर आखिरकार उसे ज्ञान दादा दिखते हैं। दुकान की कुर्सी पर ही नशे में बेहोश पड़े हैं। शिखर दुकान का पैसा अदा कर ज्ञान दादा को उठा उनका हाथ अपने कंधे पर रखता है और उन्हें लिए घर की ओर बढ़ जाता है। घर पहुंच उन्हें बिस्तर पर लिटाता है। कमरे के बाहर आता है तो सामने रवि खड़ा है। रवि शिखर से पूछता है, बताया तुमने इन्हें ताई के बारे में? शिखर अपना सर झुकाते हुए कहता है, अभी नहीं, ये सही वक्त नहीं है। अगर ऐसे ही बताऊंगा तो शायद इन पर कोई असर ही ना हो। पहले इनके अंदर के पुराने ज्ञान दादा को जगाना होगा, तभी वे सुलोचना ताई की कही बात पूरी कर पाएंगे। रवि पलट कर पूछता है, वो कैसे करोगे? शिखर एक गंभीर चेहरे के साथ कहता है, इसके लिए मुझे अपनी जान खतरे में डालनी होगी। शिखर रवि को पलट कर कहता है, पागल पागल हो गया है क्या? तू अपनी जान जोखिम में डालना चाहता है, वो भी इस उम्मीद में कि ये नशेड़ी पहले जैसा बन जाएगा। शिखर रवि को अपना पूरा प्लान बताता है, जिसे सुन रवि कहता है, किसी पागलपन से कम नहीं है ऐसा कोई कदम लेना। शिखर पलटकर बस इतना कहता है, और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। अगले दिन शिखर और रवि ज्ञान दादा के उठने का इंतजार कर रहे हैं। सुबह से दोपहर हो आई है, मगर उनके उठने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद शाम होते ही कमरे से आवाज आती है। आखिरकार ज्ञान दादा उठ गए और उठते ही सीधा तैयार हो नीचे आते हैं, फिर से शराब पीने जाने को। शिखर उनका रास्ता रोकते हुए कहता है, आपको पता है सुलोचना ताई कहां है? ज्ञान दादा शिखर को ऊपर से नीचे अच्छे से देख कहते हैं, घर में नहीं है तो गई होगी कहीं बगल के गांव में किसी सहेली के पास, अक्सर जाती रहती है। फिक्र मत करो,
थोड़ी देर में आ जाएगी। इतना बोल ज्ञान दादा आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि शिखर फिर उन्हें रोकते हुए कहता है, हमें पहले कभी बात करने का मौका ही नहीं मिला। ताई ने आपको मेरे बारे में तो बताया ही होगा। ज्ञान दादा हामी भरते हुए कहते हैं, हाँ बताया तो था सुलोचना ने तुम्हारे बारे में। नए किराएदार हो, अपना कोई चिटफंड खोलने आए हो यहाँ। शिखर बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, वैसे आप बुरा ना मानो तो कुछ मांगना था आपसे। ज्ञान दादा आंखें सिकोड़ते हुए शिखर की ओर देख पूछते हैं, क्या मांगना है? शिखर शर्माते हुए अपने सर पर हाथ फेर कहता है, वो आपके साथ एक बार बैठकर पीने का बहुत मन था मेरा। ज्ञान दादा आगे आते हुए कहते हैं, मैं नहीं पिला रहा तुम्हें, चाहे कितना भी मक्खन लगा लो। शिखर ज्ञान दादा को बीच में काटते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो, मैं आपको पिलाऊंगा, मैंने तो बोतल भी खरीद ली है। ज्ञान दादा एक संकोच भरी आवाज में कहते हैं, दिखाओ कौन सी बोतल है। जरूर सस्ती देसी खरीदी होगी तूने, अगर मैं देसी पीने वालों में से नहीं, सिर्फ और सिर्फ विदेशी। उसके नीचे कुछ मेरे गले से ही नहीं उतरता। अगले ही पल ज्ञान दादा की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उनके सामने शिखर एक महंगी शराब लिए खड़ा है। ज्ञान दादा शराब हाथ में लेकर कहते हैं, इतनी महंगी शराब? इतनी महंगी तो मैंने आज तक कभी नहीं पी। तुम्हारे पास इतनी महंगी शराब कहां से आई? शिखर पलटकर कहता है, वो दादा, बस कुछ ही चीजों का तो शौक है मुझे, उनमें से एक तो ये है। बस ज्ञान दादा ने जैसे ही ये बात सुनी, शिखर के कंधे पर हाथ रख बड़े ही उत्साह के साथ कहा, पहले बताना था ना, इतने दिनों से यहां हो, अब तक तो अच्छे दोस्त बन चुके होते हम। चलो कोई बात नहीं, तेरी सही, शराब के दो दीवाने एक दूसरे के साथ आखिर मिल ही गए। शिखर कहता है, तो चलते हैं? ज्ञान दादा हैरान हो पूछते हैं, कहां? शिखर एक मुस्कान के साथ कहता है, वो नदी के किनारे बैठकर शराब पीने का बहुत मन था मेरा। ज्ञान दादा भी खुश होते हुए कहते हैं, क्या खूब कहा है तुमने, सच में मजा ही आ जाएगा। फिर अब देर किस बात की, चलो फिर। ज्ञान दादा ने पहला कदम लिया ही था कि सामने खड़े रवि को देख पूछते हैं, तू भी साथ चल रहा है ना? रवि सर हिलाते हुए कहता है, नहीं आज नहीं, आज वैसे भी तबीयत थोड़ी सी खराब है मेरी। ज्ञान दादा ये सुन रवि के करीब आकर शराब दिखाते हुए कहते हैं, हर बीमारी का इलाज है ये, 2 घूंट पी लो, सब ठीक हो जाएगा। रवि प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहता है, मैं यहां रुककर इंतजार करता हूं ताई के आने का। शिखर और ज्ञान दादा रवि को छोड़ निकल पड़ते हैं नदी की ओर। शाम के वक्त नदी किनारे बड़ा ही प्यारा माहौल बना हुआ है। ठंडी मीठी सी हवा चल रही है, आसपास कोई नहीं है, बस नदी की हल्की सी आवाज आ रही है। शिखर और ज्ञान दादा चटाई बिछा बैठ जाते हैं। सब चीज का इंतजाम कर लिया है उन दोनों ने, चखने से लेकर प्लास्टिक की ग्लास तक। सामने अंग्रेजी शराब की महंगी बोतल देखकर ज्ञान दादा खुश हुए जा रहे हैं, किसी छोटे बच्चे की तरह खिलखिला रहे हैं। शिखर ज्ञान दादा से कहता है, आप एक पैक बनाइए, मैं बस अभी आया थोड़ी देर में, और यहां से चला जाता है। ज्ञान दादा ने अपना पैक बनाना शुरू कर दिया और पैक बनाकर थोड़ी देर शिखर का इंतजार किया, मगर सामने पैक देख उनसे रहा नहीं गया और वो एक चुस्की लेने ही जा रहे थे कि उनका हाथ रास्ते में ही रुक गया, क्योंकि उन्हें शिखर की चीख सुनाई देने लगी। शिखर चिल्लाते हुए मदद की गुहार कर रहा है, मगर ज्ञान दादा को शिखर आसपास कहीं नजर भी तो नहीं आ रहा है। क्या ये शिखर की कोई चाल है, या शिखर सच में किसी खतरे में है? क्या शिखर ज्ञान दादा को मनाने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय, सिर्फ